हेलो एवरीवन। मैं आज बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए बेसिकली अर्थशास्त्र का एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। दोस्तों, मैं उस वैश्वीकरण के दरमियान ही इस देश का आर्थिक अवस्था और देश का राजनीतिक व्यवस्था दोनों से जोड़ के मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी हर तरीके का मकसद मिलता जाएगा। यह भारत देश है और इस देश में हर प्रकार की प्रक्रियाएं होती रहती हैं, छोटी प्रक्रियाएं, बड़ी प्रक्रियाएं। आपस में दोनों मिलते हैं, दोनों के बीच में टकराव होते हैं। टकराव होने के बाद एक क्रांति होती है, क्रांति होने के बाद एक परिवर्तन होती है। तो मैं इस देश में कहता हूँ कि एक क्रांति हुई है। दोस्तों, ये क्रांति सिर्फ क्रांति का रूप धारण नहीं किया है, ये क्रांति एक परिवर्तन के रूप बता रहे हैं कि इस अर्थव्यवस्था को किस तरीके से आगे बढ़ाने हैं, किस तरीके से व्यापार आएंगे, किस तरीके से कच्चे माल आएंगे और किस तरीके से एक दूसरे से, इंसान से आदमी जुड़ेंगे, व्यापार जुड़ेंगे। दोस्तों, शिक्षा ले लेना सबसे बड़ी बात नहीं होती है, शिक्षा दूसरों तक पहुंचा देना सबसे बड़ी बात होती है। इस देश की अर्थव्यवस्था की मैं बात करूँ, मैं 1947 से पहले की बात करूं या 1947 की बात करूं, यही भारत है जिसकी अर्थव्यवस्था एक समय में प्लस में चल रही थी, और वही भारत की अर्थव्यवस्था है जो आज बीजेपी की सरकार में माइनस में चल रहा है। तो मैं यहाँ पर ये प्लस और माइनस के जो उपयोगितावादी सिद्धांत के लेकर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भारत देश है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब ये नहीं कि हिंसा, कुछ भी होने का मतलब होता है कि इस देश का जनता जो चाहेंगे वही होंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। लेकिन अभी अभी जो हमारे देश में विश्वव्यापी महामारी यानी कोविड-19 कोरोना वायरस का प्रभाव हमारे देश का ऊपर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। इससे हमें बाहर निकलने के लिए कई सारे उपयोगितावादी सिद्धांत, नैतिकतावादी सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, इकोनॉमिक सिद्धांत और धर्म और परंपरा के इस बंधन से दूर मुझे जाना पड़ेगा। इसकी राजनीति प्रक्रिया हमें कहाँ तक खंगालेगी। ये वैश्वीकरण का युग है और वैश्वीकरण इसे दूर करेंगे, क्योंकि वैश्वीकरण का सीधा सा मतलब होता है आर पार का सिद्धांत। यानी कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे जुड़े, एक अर्थव्यवस्थाएं दूसरे अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़े, एक व्यापार दूसरे व्यापार से कैसे जुड़े। इस बीच में हमारे भारत की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगे या काबिलियत हासिल करेंगे। सरकारें अपनी नीति बनाएंगे, सरकारें अपने नियम बनाएंगे। कानून प्रक्रिया हमेशा देश के अंदर बनते, चलते और टूटते रहते हैं। सरकार हमेशा बनते हैं, टूटते हैं। जनता हमेशा एक मूर्ति बनकर इस देश के अंदर में बैठे रहते हैं। जनताएं बेवकूफ नहीं, इस देश का राजनेता बेवकूफ है, क्योंकि राजनीति कभी खराब नहीं होते, खराब इस देश का जनता होते हैं। और जनता तो हमेशा एक माटी की मूर्ति बन के या अपने अधिकार किसी दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं। लेकिन ये वैश्वीकरण के युग में जिस भारतीय लोकतंत्र की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज मुझे देखने का आता है कि इस देश का जनता मासूम है। इस देश का जनता अपने अधिकार भी नहीं जान रहे, इस देश का जनता अपने कर्तव्य भी नहीं जान रहे। सीधा सा अपनी वोट देती है और राजनेताओं के अपने हाथों से चुनो कि अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ले आते। दोस्तों, ये व्यवस्था वैश्वीकरण की दुनिया में आ गया है, और वैश्वीकरण की दुनिया में ये किस तरीके से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, इस सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। जनता तो एक आधारभूत संरचनाएं के लिए करती है। इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, इसकी एजुकेशन एरिया मजबूत होनी चाहिए। वैश्वीकरण हमेशा कहते हैं कि दोस्तों, हमें खुले व्यापार होनी चाहिए, हमें आर पार व्यापार होनी चाहिए, हमें खुले राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, हमें खुले शासन होने चाहिए, हमें शासन प्रशासन होनी चाहिए। हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और परंपरा से हमें मुक्ति होना चाहिए। क्योंकि मैं आज इस महामारी की दुनिया में वैश्वीकरण का युग ले रहा हूँ। वैश्वीकरण है क्या? वैश्वीकरण आर पार का ही तो सिद्धांत है, और इसी में कहते हैं कि देश आज स्वतंत्र है। इस देश में हर व्यवस्थाएं आ सकती है। जो भारत के पास नहीं है वो कौन सी व्यवस्थाएं नहीं है? तो भारत के पास कच्चे माल बहुत है, व्यापार का सिद्धांत बहुत है, एरिया बहुत है, लोग बहुत है, रोजगार कम है, टेक्नोलॉजी कम है। सरकार की हमेशा मकसद रहती है कि भारत के सामने एक बड़े मार्केट होनी चाहिए, एक बड़े बंदरगाह होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर हमें नौकरी मिलनी चाहिए।
रोजगार होनी चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छा मार्केट होनी चाहिए। ये कब आएंगे? हम तो इतने आगे निकल चुके हैं, हम इंग्लिश की दुनिया में जी रहे हैं, हिंदी के पैमाने पर लटके हुए हैं। लोग कौन कहते हैं कि वैश्वीकरण है? मैं कहते हैं वैश्वीकरण नहीं है। वैश्वीकरण तब आएंगे जब हर लोग के सामने टेक्नोलॉजी होंगे, हर लोग कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे, हर लोग मीडिया से जुड़ जाएंगे, हर लोग संविधान से जुड़ जाएंगे। ये व्यवस्था कब आएंगे? देश के अंदर में ये व्यवस्था आने में अभी भी समय बाकी है। दोस्तों, ये वैश्वीकरण है और वैश्वीकरण में हमें टूट पड़नी चाहिए, सरकार की आलोचना करनी चाहिए कि हमारी मांग पूरी नहीं होती है, आंदोलन मुझे शुरू करनी चाहिए। लेकिन लोग कहाँ तक करते हैं? ये वैश्वीकरण का दो तरीके से प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं, एक सकारात्मक और दूसरे नकारात्मक। सकारात्मक में कुछ नई टेक्नोलॉजी आते हैं, नकारात्मक में रोजगार छिन जाते हैं, लोग रोजगार के लिए मरते हैं। ये वैश्वीकरण की दुनिया है। वैश्वीकरण हमेशा अपने उद्देश्य, लाभ, अधिक मात्रा में उत्पादन और कच्चे माल का उपयोग करते हैं। दोस्तों, ऐसे सिलसिले इस देश में कब खत्म होंगे? संसाधन की बर्बादी पर लोग कब लगेंगे? बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कब आएंगे? हमारी मांग की कब पूरा किया जाएंगे? ये कौन करेंगे? ये सिद्धांत कौन है? ये लोग कौन है? ये राजनीति व्यवस्था कौन चलाते हैं? देश में कानून, प्रशासन, टेक्नोलॉजी और ये अर्थव्यवस्था की कौन सुधारते हैं? हमें बीजेपी सरकार से उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी आवश्यकताओं की पूरी करे, लेकिन बीजेपी सरकार तो हमारे सीने को चाकू मारते हैं। जो आज मैं खुलकर नहीं कहता, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं खुलकर नहीं, मैं खुलकर सरकार की आलोचना करता हूँ। सरकार क्या करेंगे? मुझे जेल के अंदर में डलवा देंगे? ठीक है, पहले मुझे जेल के अंदर में डलवाएंगे। इससे पहले तो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार दें कि मुझे जेल के अंदर में खाने कहाँ से देंगे, मुझे बांधने के लिए जंजीरें कहाँ से लाएंगे, मुझे रखने के लिए जेल खाना कहाँ से बनाएंगे। सरकार, आप सोचो, कोविड-19 में ये कोरोना वायरस से पहले मुझे बचा लो, उसके बाद आप मुझे इस दरिया के अंदर में बांधने की कोशिश करना। ये मैं तमाम विद्यार्थी से यही गुजारिश करता हूँ कि आप जिस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में जीते हैं, आप सरकार से हमेशा मांग करो कि मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, बड़े पैमाने पर रोजगार चाहिए, बड़े पैमाने पर हमें मांग की पूरी होनी चाहिए। सरकारें किस काम की होती है? वैसी सरकार किस काम की जो सरकार मेरी अर्थव्यवस्था की न सुधार पाए। आज मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं या मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं, आज मैं अमीर लोगों की बात करूं, आज मैं गरीब लोगों की बात करूं, उसके बीच में इतनी बड़ी खाई देखने को मिलती है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लोग क्या चाहेंगे, क्या नहीं चाहेंगे? सरकार से मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि जो विद्यार्थी आज ग्रामीण स्तर पर रखे पढ़ते हैं, उनकी मानसिकता बड़ी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते रहते हैं। क्या सरकार उसकी पूरी करती है? नहीं करती है। सरकार से हमेशा विद्यार्थी की एक उम्मीद होती है कि अच्छे टीचर होने चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, अच्छा वातावरण होनी चाहिए, अच्छा क्वालिटी गुणवत्ता का एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चे की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। तभी तो हम सरकार को समझेंगे, तभी तो टेक्नोलॉजी संभाल पाएंगे, तभी हम अच्छे एजुकेशन में जी पाएंगे। आप इन तमाम चीज़ों के देखते हुए आप सरकार से उम्मीद कीजिए कि सरकार अच्छे काम करेगी। अगर सरकार अच्छे काम नहीं करती है तो मेरे अधिकार है कि मैं सरकार की आलोचना कर सकता हूँ, क्योंकि हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकार है। भारतीय संविधान मुझे देते हैं और भारतीय संविधान ये भी कहते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन में रहकर आप अपने अधिकार मांग सकते हैं और सरकार इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में आपकी आवश्यकताएं की पूरा करेगी। ये हमें आपसे उम्मीद था कि ग्लोबलाइजेशन को हम किस प्रकार से सरकार की दुनिया में जोड़ के आप लोग के सामने प्रस्तुत करें और आप हमें बने रहें। आपसे उम्मीद है कि आपकी सारी समस्याएं समाधान करेंगे सरकार, और सरकार से आपका ये उम्मीद सारी रहेंगे।